फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है हमारी क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में। इसके साथ ही हम इसकी थ्योरी देखेंगे और थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी से किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्यू वैल्यूज को हमने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक जगह इसकी बात और आती है तो हम उसको भी अच्छे से देख लेते हैं कि क्यू वैल्यूज मास की फॉर्म में हमने देख ली थी, अब हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में और इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन लिखी है जो क्या है, रेडियम, इसका मास नंबर है 2266। ये क्या है, हैवी न्यूक्लियाई, और ये जब डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, अपने लाइटर न्यूक्लियस में, जिसकी स्टेबिलिटीज क्या है, इससे ज्यादा है, यानी इसकी जो बाइंडिंग, ये क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है ज्यादा है। और ये साथ में जब क्या डिके करता है तो साथ में क्या करता है, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकालता है। तो ये हमने देख लिया था कल, एक कर्व बना के भी देख लिया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व मास नंबर के साथ में देख लिया था कि ये लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, वो ज्यादा है। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होता है वो लेस स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमने ये देखा है, तो ये लेस स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ये क्या करता है, ये उस न्यूक्लियन में अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेता है जो इससे ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। यानी कि इससे ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इससे ज्यादा है, तभी तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। तो हमने क्या बोला था वो कर्व देख के कि ये अपने आप को, रेडियम जो कि एक हैवियर न्यूक्लियाई है, वो क्या करेगा, हैवियर न्यूक्लियाई है, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। तो ये अपने आप को ऐसे न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा है तो ये स्टेबल हो गया, और साथ साथ में क्या करेगा, एक हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकालेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। और इसके साथ में एक एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है जिसको हम उसकी रिएक्शन की क्यू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये क्या होती है, इसको क्यू वैल्यू की फॉर्म में बोलते हैं। और ये कुछ एनर्जीज जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो वहां पे कुछ मास जो है वो क्या आ रहा था, इसका ज्यादा आ रहा था इन दोनों की सम की मासेस के, ठीक है। यानी इसका जो मास है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ना इन दोनों में, लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो इसका मास है वो ज्यादा आता है इन दोनों की इंडिविजुअल मासेस के सम से। तो हमने वहां पे एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि ये जो मास है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है। ये मास, इसको मास डिफेक्ट भी बोलते हैं, ये मास कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रहा है। बाद में एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से ये जो मास है वो इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन की क्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये इसकी क्यू वैल्यू होती है। अब ये जो क्यू वैल्यू है हमने सीखा था क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसके काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में और इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका ये क्या है, डिफेक्टिव मास या फिर जो डिसअपियर्ड मास है वो, ठीक है। एम इनिशियल क्या है, प्रोडक्ट का मास, माइनस एम फाइनल क्या है, एम इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। तो इसको डेल्टा हम लिख देते हैं एक बार के लिए। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ रेडियम, ठीक है, माइनस मास ऑफ Rn माइनस मास ऑफ 2He4। ये हमारा क्या है, डेल्टा एम है, ठीक है। अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, क्यू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या है, मास के फॉर्म में हो जाएगा। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या रहेंगे, इनके मासेस हमें एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में दिए हुए मिलेंगे। तो हम उसको यहाँ पे एनर्जी, हमें क्यू वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसको 931.5 MeV/c² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारी जो एनर्जी है वो MeV में निकल के आ जाएगी, वो उससे हम क्या बता देंगे कि इस रिएक्शन की क्या है, क्यू वैल्यूज है। अब ये जो क्यू वैल्यूज होती है ना, ये प्रोडक्ट की, ठीक है। अब ये जो क्यू वैल्यूज है इस प्रोडक्ट की अल्फा पार्टिकल के लिए, वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स अल्फा पार्टिकल, ये दोनों में शेयर्ड होती है। जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है क्यू वैल्यूज, तो वो क्या बोल रही हूँ मैं, जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है यानी इसकी जो क्यू वैल्यू है वो इन दोनों में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसकी अल्फा एनर्जी में, तो यहाँ से मैंने क्या बोला था, जो क्यू वैल्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस में, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमने कल क्या देख लिया था, ठीक है। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हमने के अल्फा इक्वल्स टू क्यू
A-4 अपॉन में A वाले फॉर्मूले से निकाला था, जिसको हमने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी बोला था। और ये जो क्या है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई। तो इतना हमने कल देख लिया था क्यू वैल्यूज के बारे में, और इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे कि क्यू वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से पता चल गया ना कि जो क्यू वैल्यू है, यानी रिएक्शन की क्यू वैल्यू है प्रोडक्ट पार्टिकल्स में, वो इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। इसके ध्यान दें ये काइनेटिक एनर्जीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ठीक है। अब हम इसको मास की फॉर्म में देख लिया, तो अब हम इसको बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कैसे देख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में क्यू वैल्यूज क्या होती है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है। ये तो क्या है, मास की फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ मास, यानी जब मास इज गिवन हो, है तो वैसे एनर्जीज ही, इसको हम मासेस के टर्म्स में, जैसे मास हमें एएमयू में गिवन है तो हम उसकी एनर्जी यूनिट्स में कन्वर्ट करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, जब मास इज गिवन हो। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, जब इसकी बाइंडिंग एनर्जीज गिवन हो। हमें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं वो अभी हम देखेंगे। हमें क्वेश्चन मिलेगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमें गिवन रहेगी, और उससे हमें उसकी क्यू वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन रहती है तो उससे क्यू वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो उसका हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो क्यू वैल्यू है वो कैसे निकलती है व्हेन बाइंडिंग एनर्जीज आर गिवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब यहाँ पे आपको सी स्क्वायर लगाने की नीड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक एनर्जी है, ठीक है। ये क्या था, इसकी मास था, तो इसलिए हम इसको E इक्वल्स टू mc स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हमने इसमें c स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक एनर्जी टर्म्स है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी है इसकी। तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या देखेंगे, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या रहेगी, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे m जो मास इसकी फॉर्म में थी वो क्या थी, m इनिशियल माइनस m फाइनल थी, और यहाँ पे आप कह रहे हो b फाइनल माइनस b इनिशियल। तो ये क्या था, ये हमने इसलिए किया था क्योंकि हमने देखा था कि जब मास डिसअपियर हो रहा था ना, इसका एक्सपेरिमेंटली हमने बोला था कि इसका जो कुछ मास है वो डिसअपियर हो रहा था, और वो डिसअपियर जो मास है उसकी बाइंडिंग एनर्जी में उसकी एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ से हमने देखा था कि इसका जो मास है इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस के सम से क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। तो यानी इसको ज्यादा दिखाने के लिए, ठीक है, इसके मास को ज्यादा दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, m इनिशियल माइनस m फाइनल मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर लिया है। तभी तो मैंने किया है m इनिशियल माइनस m फाइनल, ताकि ये जो है वो ज्यादा आ सके, यानी क्यू वैल्यूज इसकी पॉजिटिव आ सके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, तो इसकी जो क्यू वैल्यू है वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। आपको ऐसे याद ना हो तो आप ऐसा सोच सकते हो, मास की फॉर्म में क्या होता है, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल, और इसकी एनर्जीज हमें गिवन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्यू वैल्यू इसकी फर्स्ट फॉर्म। ये इसकी सेकंड फॉर्म है क्यू वैल्यू निकालने के लिए व्हेन बाइंडिंग एनर्जीज आर गिवन, ठीक है। अब एक इसकी थर्ड फॉर्म है, वो क्या है, व्हेन काइनेटिक एनर्जीज आर गिवन, ठीक है, Q इक्वल्स टू के एफ माइनस के इनिशियल, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म, व्हेन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन कर लेते हैं। मासेस के फॉर्म वाले क्वेश्चन तो हमने कल की क्लास में देख लिए थे, हमने बाइंडिंग एनर्जी का नहीं देखा था, तो बाइंडिंग एनर्जी का भी अभी देख लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और है इसका, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये जो क्यू वैल्यूज की तीनों फॉर्म है वो मैंने लिख दिए कि इसकी मास की फॉर्म में क्यू वैल्यूज कैसे होगी, जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो तब इसकी क्यू वैल्यूज क्या होगी, और ये क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी वो गिवन हो तब इसकी क्यू वैल्यूज क्या होती है। तो किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यूज दो तरीके से आ सकती है, एक तो क्या होती है, क्यू वैल्यूज अगर ज्यादा पॉजिटिव आए, और एक सेकंड है क्यू वैल्यूज लेस देन 0 आए। अब इन दोनों का क्या मीन है, क्यू वैल्यूज जब पॉजिटिव आती है इसका मतलब रिएक्शंस क्या है, पॉसिबल है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है, अपने आप से हो रही है, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एनर्जी हम उसके अंदर दे नहीं रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। रिएक्शंस जो है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ रही है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ऑलवेज, कि जब भी क्यू वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आती है, यानी क्यू वैल्यूज पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वो रिएक्शन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ एडिशनल एनर्जी नहीं देनी पड़ती, जो नेचर में अपने आप होती है, ठीक है, जिनको स्वचालित रिएक्शंस भी बोलते हैं, यानी वो स्पॉन्टेनियसली बढ़ती चली जाती है रिएक्शन, और उसके अंदर ऑलवेज क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी क्यू वैल्यूज क्या होगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियसली होती है, स्पॉन्टेनियसली। यहां से आप समझ जाना कि मैंने क्या लिखा है? स्पॉन्टेनियसली। फिर जो नेक्स्ट है, अगर हमारी क्यू वैल्यूज नेगेटिव आ जाए, क्यू वैल्यूज नेगेटिव आने का क्या मतलब है? वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, ठीक है, वहां रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो सकती। उसके लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से एडिशनल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी कि भैया अब रिएक्शंस आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो रिएक्शन उसका मतलब क्या है? रेस्ट पर है, तो उसको रेस्ट पर है, उसको रेस्ट से आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा ना, स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसको। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है वो क्या होती है? उसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिनको। इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी ऑलवेज एब्सॉर्ब होती है। तो एनर्जी जब एब्सॉर्ब होगी, एब्सॉर्प्शन का क्या मतलब है? कि हमें बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इसको मैं क्या लिख रही हूँ? दीज आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब रिएक्शन जब एंडोथर्मिक होती है तो यहां से क्या एक टर्म आती है? थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब भी क्यू वैल्यूज की बात आएगी तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जीज के बारे में बात क्यों करेंगे? क्योंकि जो क्यू वैल्यूज है प्रोडक्ट पार्टिकल्स की, ये काइनेटिक एनर्जीज में क्या होती है? शेयर्ड होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहां से दो हमने देख लिया कि जो क्यू वैल्यू है वो दो टाइप से डिफाइन होती है। जब क्यू वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी आती है तो इसका मतलब ये नेचर में, यूनिवर्स में अपने आप से होती है, हमें बाहर से इसको कुछ भी ड्राइविंग फोर्स देने की जरूरत नहीं है, यानी बाहर से इसको कुछ भी एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें नहीं देनी। ये रिएक्शन क्या है? अपने आप होगी, और जब अपने आप होगी तो इसके अंदर क्या होगी? इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी। तो रिलीज होगी तो इसका मतलब क्यू वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। यहां से अगर आपको क्वेश्चंस पुट अप कर लें कि क्यू वैल्यूज आपको निकालनी है, उसके अंदर अगर आपकी क्यू वैल्यूज नेगेटिव आती है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ में एनर्जी इसके अंदर क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्यू वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और उनको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिएक्शन को देनी पड़ती है उसको चालू करने के लिए, उसको रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए। तो इसके अंदर एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब है वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे नीचे अगर एनर्जी हम दे रहे हैं तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। ये क्या है? एक लिमिट हो गई, ठीक है, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कि लिमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी सेट कर दी मैंने, कि अगर ये मान लो ये लिमिट कर दी, ठीक है, ये इसकी अपर लिमिट कर दी कि अगर इससे ज्यादा आप रिएक्शन में एनर्जी दोगे, ठीक है, ये क्या है? एक लिमिट स्टार्ट कर दी मैंने कि अगर इस लिमिट से ज्यादा अगर आपको एनर्जी दोगे तो ही ये रिएक्शन क्या होगी? चालू होगी, रेस्ट से ये रिएक्शन चालू होगी। आप इसको एनर्जी दोगे तो ही ये होगी। अगर इससे कम एनर्जी आपने दी तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन चालू नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए ये इसको मैंने क्या बोल दिया? थ्रेशोल्ड। इसका नाम मैंने इसीलिए इसको क्या दे दिया? थ्रेशोल्ड, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को क्यों बोला? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए मैंने टर्म ली काइनेटिक एनर्जी। तो आप समझ गए होंगे थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या है। थ्रेशोल्ड का मीनिंग वो है कि एक लिमिट सेट होती है एनर्जी की, कि अगर इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे दोगे तो ही रिएक्शन जो है वो चालू होगी, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रेस्ट से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर इससे कम एनर्जी आप दे रहे हो तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी? थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए देख लेते हैं थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों के हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी को हमने अच्छे से समझ लिया है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन बिलो विच द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके अगर नीचे हम एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। ये क्या है? एक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी है। इससे ऊपर अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देते हैं तो ही वो रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इन
एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पॉसिबल करवाने के लिए हमें अपने आप से एनर्जी देनी पड़ती है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये जो थ्रेशोल्ड वर्ड है ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ही काम में दिया जाता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है जिनकी क्यू वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और क्यू वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी हमें अपनी तरफ से उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने जैसे ये वाला ले लिया, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। अब ये जो ए का मास हमने क्या ले लिया, स्मॉल mx, और ये क्या ले लिया, बी का कैपिटल mx, ठीक है। ये क्या है, ये जो बी वाला पार्टिकल है ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो यहाँ से इसको क्या बोल दिया, टारगेट पार्टिकल्स, यानी इसको इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसके साथ ये हमें कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको देंगे वो क्या होगी, KTH होगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्ट पे है, और ये जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल्स है यानी इस पार्टिकल को हम कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो रेस्ट पार्टिकल्स के लिए अपनी तरफ से एनर्जी इस पार्टिकल को हम दे रहे हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, तो अपने आप को ये स्टार्ट कर लेगा इस रिएक्शन को, क्योंकि इसके पास अब क्या है, कुछ वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमने बाहर से इसको सप्लाई करी है अपनी तरफ से, तो वो क्या हो जाएगी, KTH। और जब ये डीके करेगा तो एक डॉटर न्यूक्लियाई में डीके होगा ये, ठीक है, जिसका मास कैपिटल My होगा, और ये साथ में क्या करेगा, कुछ एक पार्टिकल को इजेक्ट करेगा, यानी पार्टिकल का एमिशन करेगा जिसका मास हमने क्या ले लिया, स्मॉल my। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके डेरिवेशन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन से हमें इतना कोई खास लेना देना नहीं है, हमें ये एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, यानी CSIR और गेट और जेस्ट में किस टाइप के इससे क्वेश्चन आते हैं, हमें उस फॉर्मूला हम डायरेक्टली लर्न करने वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो KTH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -Q, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस स्मॉल mx अपॉन में कैपिटल mx, ठीक है। अब ये स्मॉल mx और कैपिटल mx क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। स्मॉल mx ये क्या है, mx इज इक्वल्स टू प्रोजेक्टेड पार्टिकल है, ये मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, और जो कैपिटल mx है ये क्या है, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल, और जो टारगेट पार्टिकल है वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है इसको हम कुछ काइनेटिक एनर्जी देंगे ताकि ये रिएक्शन क्या है, फर्दर प्रोसीड हो सके। तो ये जब डीके करेगा तो ये डॉटर न्यूक्लियाई में डीके होगा, और साथ में क्या करेगा, एक पार्टिकल इजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, -Q 1 प्लस स्मॉल mx डिवाइड बाय कैपिटल mx। इसको आप m1 बाय m2 भी कर सकते हैं, ठीक है। m1 से हमें समझ जाना है कि ऊपर क्या आएगा, इसके न्यूमरेटर में प्रोजेक्टेड पार्टिकल का मास आएगा, और नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। ये जो सेकंड नंबर का पार्टिकल है, ठीक है, इसमें जो m2 मैं बोल रही हूँ ये क्या है, इसका टारगेट पार्टिकल है, ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ये प्रोजेक्टेड पार्टिकल है। तो इस फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो ये वाला ऊपर आएगा कि ये वाला ऊपर आएगा, आपको समझ जाना है कि जो आपको ये देखना है कि जो Q वैल्यू नेगेटिव आई थी इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती थी, आप ये समझ लो कि Q वैल्यू जब नेगेटिव आई इसीलिए हमने उसको थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी दी है, ठीक है। तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है, क्यों, ठीक है, अब रेस्ट पे है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है इसको हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे बाहर से ताकि इससे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करके इसको भी क्या करे, धक्का लगाए अपनी तरफ से, और वो रिएक्शन स्टार्ट हो सके। जब ये दोनों डीके करेंगे तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और ये क्या करेगा, पार्टिकल को इजेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है ऊपर जो क्या आएगा, मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल आएगा, यानी पहले वाले का मास आएगा, ए पार्टिकल का मास आएगा, मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल टू द मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। ये जो कैपिटल M है ये किसका मास है, टारगेट पार्टिकल का मास है। हमें इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ऊपर कौन सा आएगा, तो ऊपर वही आएगा जो जिस पार्टिकल को हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। एनर्जी किस पार्टिकल को दे रहे हैं, प्रोजेक्टेड पार्टिकल को दे रहे हैं, ठीक है। तो ताकि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सके, तो मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल टू द मास ऑफ टारगेट पार्टिकल, और ये जो Q वैल्यू है ये इसके मल्टीपल में है, ठीक है। तो ये बाहर हमारा नेगेटिव साइन क्यों आया, आप समझ लो नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि Q वैल्यू इसकी ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। Q वैल्यू
ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा था, देखो क्यू वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब क्यू वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव मान लो ना लगाऊं तो ये तो काइनेटिक एनर्जी इसकी नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव करना है। तो क्यू वैल्यू जब ऑलरेडी नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगाया है, काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बाहर क्या लगाया है, नेगेटिव साइन को लगाया है। तो आप इस फॉर्मूला को लर्न कर लो, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है, KTH इज इक्वल्स टू माइनस क्यू 1 प्लस स्मॉल mx डिवाइड बाय कैपिटल mx। स्मॉल mx क्या है, मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल्स टू द मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। ये तो क्या है, ये फॉर्मूला कब है हमारा, जब दो पार्टिकल्स आपस में, ठीक है, रिएक्ट करके और क्या बना रहे हैं, दो पार्टिकल्स बना रहे हैं, यानी A प्लस बी आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, C प्लस D, यानी जो प्रोडक्ट में है ओनली 2 पार्टिकल्स हो। व्हेन प्रोडक्ट हैव ओनली 2 पार्टिकल्स, प्रोडक्ट हैव 2 पार्टिकल्स, यानी प्रोडक्ट में जब 2 पार्टिकल हो, ये फॉर्मूला हमारा तब लगेगा। अब प्रोडक्ट में इसके 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं ना पार्टिकल्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लिख दिया है व्हेन प्रोडक्ट हैव 2 पार्टिकल्स, कैसे, जैसे A प्लस बी डीके हो रहा है C प्लस डी भी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमें तब यूज में लेना है। अब प्रोडक्ट पार्टिकल्स कुछ भी कितने भी हो सकते हैं ना, ठीक है। और सेकंड वाला हम क्या देख सकते हैं, व्हेन प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैव मोर देन 2 पार्टिकल्स। मोर देन 2 पार्टिकल्स के लिए हम देखते हैं कि जैसे A प्लस बी है वो हमारा किसमें डिके हो रहा है, C प्लस डी प्लस E प्लस F, ऐसे कुछ हमारा डिके हो रहा है। उसके लिए जो काइनेटिक थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो चलिए उसका अलग होगा। वो क्या होगा, KTH इज इक्वल्स टू माइनस क्यू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और आगे चलता जाएगा जितने भी मासेस हैं डिवाइड बाय 2M2, ठीक है। ये फॉर्मूला कब होगा, व्हेन प्रोडक्ट हैव मोर देन 2 पार्टिकल्स, यानी जो रिएक्टेंट्स पार्टिकल्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट पार्टिकल्स में डिके होते हैं, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज में लेना है। KTH इज इक्वल्स टू माइनस क्यू सम ऑफ ऑल मासेस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज फॉर्म में माइनस क्यू इंटू सम ऑफ ऑल द मासेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, सम ऑफ ऑल द मासेस इन द रिएक्शन, यानी रिएक्शन में जितने भी मासेस हैं उनका सम डिवाइड बाय 2m2, ठीक है। यानी सेकंड पार्टिकल का मास, अभी सेकंड पार्टिकल कौन सा है, टारगेट पार्टिकल का मास, ठीक है। तो ये हमने दोनों फॉर्म देख ली थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूलाज की। पहला है व्हेन प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैव ओनली 2 पार्टिकल्स, यानी A प्लस बी किसमें डिके हो रहा है, सिर्फ 2 पार्टिकल्स में। नेक्स्ट वन है हमारा व्हेन प्रोडक्ट हैव मोर देन 2 पार्टिकल्स, यानी जो प्रोडक्ट है वो C प्लस डी प्लस, यानी कितने भी पार्टिकल्स में जब डिके होता है उस टाइम हमारा क्या फॉर्मूला रहता है। अब इसकी देखते हैं कि टोटल एनर्जीज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है तब हम क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये हमारा PYQ है नेट का, ठीक है। गिवन दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ नहीं है यहाँ पे, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। सो द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज। अब इसके अंदर एनर्जी रिलीज्ड, ये जो टर्म दी है ना हमारे पास, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, इससे हमें समझ जाना है कि किसकी बात कर रहा है, क्यू वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज्ड है और बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में दे रखी है, तो हमको देख के समझ जाना है कि हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है क्यू वैल्यू की। क्यू वैल्यू इक्वल्स टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल दे रखी है, ठीक है। तो सॉरी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो हमें एनर्जी रिलीज्ड यहाँ पे दे रखा है वर्ड, इसको देख के समझ जाना है एनर्जी रिलीज्ड है, इसका मतलब क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या निकालना है, क्यू वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और किस फॉर्म में दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो Q वैल्यू इक्वल्स टू बी फाइनल,
बी फाइनल किसकी फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की फॉर्म में। किसके लिए, ये अल्फा पार्टिकल के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय ए कर दूं तो यहाँ से ए कैंसिल होकर इसकी बाइंडिंग एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दे रखी है और हमें क्वेश्चन में किस फॉर्म में लानी है इसकी, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यानी हमें ओनली बाइंडिंग एनर्जी रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली बाइंडिंग एनर्जी कैसे रहेगा, जब मैं यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो रहेगा, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू गिवन रहती है और आपको क्यू वैल्यू पूछा होता है, तो अब आपको क्या करना है, उसके मास नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगी और वो डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी बच जाएगी, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बी फाइनल, इसको मैंने क्या बोला, बी फाइनल माइनस, अब बी इनिशियल में देखो 2 है ना यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय सेम पार्टिकल्स है ना। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाय ए। अब इसके अंदर देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अल्फा पार्टिकल के लिए हमें कितनी दे रखी है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, तो इसका मास नंबर क्या हो गया, 4 हो गया ना हमारे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू मुझे दे रखी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके जब मास नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ओनली क्या बच गई, बाइंडिंग एनर्जी बच गई। ठीक है, माइनस, अब इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन के लिए कितनी दे रखी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ड्यूट्रॉन का जो मास नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना बच जाएगा, ड्यूट्रॉन का मास नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, ये तो क्यू वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, 28 माइनस 4.4, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 23.6। क्यू वैल्यू कितनी आ गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहां से हमारी क्या आ गई, क्यू वैल्यू आ गई, यानी कि इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें देख के करने हैं कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की फॉर्म में दे रखा हो तो हमें उसके डायरेक्टली मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि वो अकेला बाइंडिंग एनर्जी बचे और इसको फॉर्मूले से इजी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका क्यू वैल्यू निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोई गेट का क्वेश्चन है, एनईटी टाइप में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछ रखा है, तो इसका आंसर तो हमें गिवन नहीं है, तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। इसमें क्या बता रखा है, म्यून जो है वो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है पाई प्लस एंड पाई माइनस। अब इसमें क्या पूछा है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून इन COM फ्रेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पायोन्स पेयर एट रेस्ट। अब इसमें कैसे पता चला कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, तो कैसे पता चला, यहाँ से वर्ड देखो, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द म्यून पेयर सो दैट इट कैन फॉर्म द पायोन्स पेयर। ठीक है, तो इसमें हमें देख के पता चला ये जो वर्ड है ना, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यून, तो म्यून को कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दी जाए ताकि वो पायोन्स पेयर बना सके। ठीक है, तो ये पायोन्स पेयर क्या है, रेस्ट में बना सकेगी, यानी इसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए कि ताकि ये पेयर बन सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने डेफिनेशन देखा था, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें पता चला कि इसको थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर निकालनी है। ऑलवेज हमें ये गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि ये जो टर्म है ऑलवेज गिवन नहीं रहेगी कि आप थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो टर्म्स को क्या कर सकता है, घुमा भी सकता है। घुमा दिया ना इसने, देखो कैसे लिखा है, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून। ठीक है, तो कभी कभी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वर्ड्स भी गिवन कर सकते हैं और कभी कभी डायरेक्टली आपको थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो वर्ड है ये भी आपको मिल सकता है। तो जब भी ये नहीं मिले तो आपको पहचान जाना है कि ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकलवाना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ मासेस दे रखे हैं, जैसे ये म्यून का मास है और ये पायोन्स का मासेस है। आपको ये तो पता है ना, म्यून्स म्यू प्लस और म्यू माइनस में होता है तो उनके मासेस हैं वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सेम उसके मासेस रहते हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, क्योंकि ये कौन सा केस हमारा, जब दो रिएक्टेंट पार्टिकल्स लिखे हो रहे हैं दो प्रोडक्ट पार्टिकल्स में, तो उसके लिए हमने KTH का फॉर्मूला क्या देखा था, KTH इक्वल्स टू -Q 1 प्लस मास ऑफ प्रोजेक्ट पार्टिकल्स टू द मास ऑफ टारगेट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी होगी, इसकी Q वैल्यू निकालनी होगी। तो Q वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, M इनिशियल माइनस M फाइनल करना है। ठीक है, तो इसकी Q वैल्यू कितनी निकलेगी, M इनिशियल क्या है, इनिशियल में दोनों सेम पार्टिकल्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 105 माइनस, और M फाइनल क्या है, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
पर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ओनली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से हमारी क्यू वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, तो यहाँ से इसकी जो क्यू वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, ये कितना बन गया 210 माइनस 280, ठीक है। तो क्यू वैल्यू कितनी आ गई -70 आ गई, ठीक है। ये -70 आने का मतलब क्या है कि ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, यानी इसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी है, जो कि क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एनर्जी हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपकी यहाँ पे क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आप गलत फॉर्मेट में जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्यू वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी -70 आ गई। अब इस फॉर्मूले में रखो ये क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी यहाँ से हमने, तो ये क्या है -70 और माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो ये कितना बना 71 प्लस मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल। यहाँ पे प्रोजेक्टेड पार्टिकल और टारगेट पार्टिकल दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 105 डिवाइड बाय 105, यहाँ से कैंसिल, तो ये कितना हो गया 140 kth, इसकी क्या बन गई 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने देख लिया कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा कैलकुलेशन से 140 मेगा इलेक्ट्रॉन आ गया, और हमने उसको टिक करके आ गए एनर्जी टाइप में, उसको फिलअप कर दिया 140, और हम खुश हो गए कि यार 140 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमारा एनर्जी टाइप करेक्ट हो गया। लेकिन यही तो मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये 140 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, COM फ्रेम है, ये किसमें है, लैब फ्रेम में, ठीक है। ये जो आंसर आया है वो हमारा किसमें, लैब फ्रेम में, हमें COM फ्रेम में बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको COM फ्रेम में बताना है, तो उसका क्या कर देना है, हमें KTH का जस्ट आधा करना है, जितनी वैल्यू आई लैब फ्रेम में आएगी ना, KTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। जब भी लैब फ्रेम में क्वेश्चन पूछा है, जब भी लैब फ्रेम में हमारा आंसर आया और COM फ्रेम में निकालना है, तो हमें जो लैब फ्रेम में आया है वैल्यू उसका जस्ट आधा कर देना है, वो क्या हो जाएगा हमारा COM फ्रेम में हो जाएगा। तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो KTH हमारा क्या आ जाएगा 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये करेक्ट है आंसर, ना कि 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसमें कर लिया हमने, क्यू वैल्यूज एंड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के हमने दो न्यूमेरिकल्स देख लिए, दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जब रिएक्टेंट में दो पार्टिकल्स हैं और वो जब प्रोडक्ट भी दो पार्टिकल्स हैं, तब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जब प्रोडक्ट पार्टिकल्स मोर देन 2 पार्टिकल्स में डिके हो रहे हैं, तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो है वो बाइंडिंग एनर्जी में है, ठीक है। ये क्या है, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट एंड अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इनटू ट्रिटियम एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, 3.5 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 मार्क्स का। ये क्यू वैल्यूज से पूछा हुआ है, कुछ मासेस हमें दे रखे हैं, और ये क्या है हमारे ऑप्शंस है, यानी वो मिनिमम एनर्जी फोटोन को कितनी दी जानी चाहिए एक अल्फा पार्टिकल्स में से, ठीक है, उसको ट्रिटियम एंड प्रोटॉन को अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मासेस हैं, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो वो देखना है कि हमें इसके अंदर निकालना क्या है, क्यू वैल्यू निकालनी है या इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। अब क्या देखो, इसके अंदर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। वो कैसे पता चला हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्प्लिट्स हो रहे हैं, न्यूक्लियस को इसमें क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। तो अलग अलग करने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी का जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तब उसमें ये देखा था, द एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। तो हमने उसको बोला था ये बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, स्प्लिट्स हो रहे हैं, सभी को अलग अलग करना है। स्प्लिट्स बताया ना यहाँ पे कि सभी को इसमें ट्रिटियम एंड प्रोटॉन्स को अलग करना है। तो अलग करने के लिए जो एनर्जी होगी वो कौन सी होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो सीधी सी बात है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। अब हमें ये नहीं देखना है कि मिनिमम एनर्जी दे दी तो हमें उसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें किस फॉर्मेट में पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे क्या होता, किस है, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी भी दे दी और रेस्ट पे भी दे दी, तो आपने सोचा कि इसमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इसमें न्यूक्लियस को अलग अलग किया है, ये वर्ड जो बीच में आया ना स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ जाना है कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी लगानी है, और
हम वो वाला पे मिनिमम एनर्जी को देख के हमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें आगे देखना है कि ये क्या हो रहे हैं, इसमें सभी न्यूक्लियस अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेट के लिए हमें कौन सी एनर्जी फॉर्मूला लगाना है, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि इतनी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो डेल्टा एम है ये क्या है इसकी, ये देखो एम इनिशियल माइनस एम फाइनल है, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन है वो क्या बनेगी हमारी 3H1 प्लस 1H1 क्या हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस अल्फा पार्टिकल्स में से क्या करना है, हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, तो सेपरेशन करने के लिए कौन सी एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये हमने बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में भी देखा था, उसकी डेफिनेशन से भी हमने पढ़ा था कि द एनर्जी, तो हमें समझ जाना है कि ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए देखो डेल्टा एम यहां से करो, मास ऑफ 3H1 प्लस मास ऑफ 1H1, यानी ये एम इनिशियल माइनस एम फाइनल करेंगे, ठीक है, माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एम अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब ये कुछ मासेस हैं, ये हमें एटॉमिक मासेस यूनिट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जब इनके मासेस करेंगे तो ये करें 3.0161 प्लस 1.0073 माइनस 4.0026, ये क्या होंगे एएमयू में है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और बाहर सी स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितनी आएगी हमारी 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हमारी एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछा है तो हमने बाइंडिंग एनर्जी इसकी निकाल दी है। वैसे तो ये नेगेटिव आएगी, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, लेकिन ये एनर्जी ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, तो मिनिमम एनर्जी जो है, मिनिमम एनर्जी पूछा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी नेगेटिव आएगी, यानी हमें अपनी तरफ से कितनी एनर्जी वो देनी है तो वो आएगी, तो उसको हमने डायरेक्टली नेगेटिव साइन ना लेके इसको 19.3 कर दिया, तो आंसर में इसका क्या आ जाएगा हमारा 19.3। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमने PYQs देख लिए बाइंडिंग एनर्जी और इसकी Q वैल्यूज और इसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।